अंजलि में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे भी ज्यादा रिच लेडी है, मुझसे भी ज्यादा पावरफुल। लेकिन 6 साल पहले वाली अंजलि में और आज की अंजलि में इतना चेंज कैसे? अंजलि के बारे में अनेक सवालों में उलझा हुआ गौतम ऑफिस पहुंचता है। वो अपने असिस्टेंट मालविका को बुलाता है और उससे पूछता है, मालविका, रिया आज ऑफिस नहीं आई क्या? हमारी उस 5 स्टार होटल वाली डील का क्या हुआ? गौतम की बात सुनकर 26 साल की मालविका मुस्कुराते हुए कहती है, डेफिनेटली सर। दरअसल रिया मैम और प्रभाकरण होटल वाली डील के लिए ही मीटिंग में गए हैं। इस पर गौतम सवालिया नजरों से देखते हुए पूछता है, मीटिंग में कहाँ? मालविका अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल खोलकर पन्ने पलटते हुए कहती है, होटल नाइट किंग सर। होटल नाइट किंग का नाम सुनते ही गौतम के कान खड़े हो जाते हैं। अभी अभी वो होटल नाइट किंग से ही आया था, जहां पर उसने अंजलि को देखा। वो आगे पूछते हुए कहता है, इसके साथ मीटिंग है वहां। मालविका जवाब देती है, सर, जो होटल हम बना रहे हैं उसके लिए हमने एक बड़ी इंटीरियर डिजाइनर को अप्रोच किया है। हमारे इस नए प्रोजेक्ट का इंटीरियर डिजाइनिंग क्वीन अंजलि डिजाइन कर रही हैं। उन्हीं से मीटिंग के लिए वो होटल नाइट किंग गए हैं सर। अंजलि का नाम सुनते ही गौतम अपनी सीट से उछल कर खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसकी सीट के नीचे किसी ने कोई स्प्रिंग रख दी हो। इस चक्कर में उसने गलती से टेबल पर रखी फाइल्स भी नीचे गिरा दी थी। वो जितना चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा था, उतना ही टेबल मैसअप हो रहा था। मालविका को इस स्थिति पर हंसना आ रहा था, लेकिन बॉस के सामने हंसना उसे महंगा पड़ सकता था। वो अपना निचला होठ दांतों तले दबाकर हिचकिचाते हुए पूछती है, आर यू ऑलराइट सर? गौतम नजरें उठाते हुए मालविका की तरफ देखा और हंसते हुए कहता है, आई एम ओके, यू गो। नो नो, रुको, मतलब ये अंजलि द क्वीन ऑफ समथिंग। क्या कह रही थी तुम? कौन है ये? इसका प्रोफाइल दिखाना मुझे। जस्ट गिव मी अ मिनट सर। इतना कहते ही चंद पलों में ही मालविका ने गौतम के लैपटॉप पर अंजलि का पूरा प्रोफाइल खोलकर रख दिया। गौतम लैपटॉप की स्क्रीन पर अंजलि और स्वास्तिका की कंपनी से रिलेटेड फोटोज देख रहा था। कॉर्पोरेट, होटल, रेस्टोरेंट, दुनिया के दिग्गज, फेमस और बड़े बड़े लोगों के साथ अंजलि के हाथ मिलाते हुए उनका वर्क डिजाइन करते हुए फोटोज थे। गौतम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंजलि का ये वाला रूप देखकर वो एक पल के लिए भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये वही अंजलि थी जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे। मालविका गौतम को अंजलि के बारे में हर एक डिटेल देती जा रही थी कि उसने कितने बड़े बड़े होटल्स में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया है। दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी सिटीज में उसका काफी नाम है। मालविका के जाने के बाद गौतम काफी देर तक अपने लैपटॉप पर अंजलि के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता रहा। उसका पूरा दिमाग सैकड़ों सवालों, कई आश्चर्य से भरा हुआ था। वो इस अंजलि को देखकर अपने अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहा था। गौतम अंजलि की फोटोज की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने आखिर ये सब कैसे किया अंजलि? तुम आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे? उधर होटल नाइट किंग के कैफेटेरिया में रिया और प्रभाकरण को अंजलि का इंतजार करते करते लगभग 1 घंटा बीत चुका था। रिया का गुस्सा अब 7वें आसमान को छू रहा था। रिया प्रभाकरण पर चिल्लाते हुए बोलती है, 1 घंटा होने को आया है, अभी तक वो आई क्यों नहीं? कैसे कैसे लोग से डील कर लेते हो तुम? क्या मैं तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करने के पैसे देती हूँ? इस पर प्रभाकरण दांत दिखाते हुए बोलता है, आप मुझ पर क्यों नाराज होती हैं मैम? मैंने तो इतनी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर निकाली थी। बड़ा नाम सुना था इसका। आज भी बड़े बड़े लोग वेट करते हैं कि ये उनका प्रोजेक्ट करने को बस हाँ कर दे। प्रभाकरण की इस बेवकूफी पर रिया दांत भींचकर उसे घूरते हुए कहती है, शट अप यू इडियट। क्या समझती है वो खुद को? शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन हूं मैं। रोज बड़ों बड़ों को मैं उनकी औकात दिखाती हूँ और ये मुझे वेट करवा रहे हैं। अब पागलों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कॉल हर। प्रभाकरण मुस्कुराते हुए कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकालता है और स्वास्तिका का नंबर सर्च करने लगता है कि तभी स्वास्तिका चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि स्वास्तिका कुछ बोल पाती, रिया अपने गुस्से को दबाकर चेहरे पर एक धीमी फेक स्माइल सजाने की कोशिश करते हुए बोलती है, भाई कमाल कर दिया आपने और आपकी डिजाइनर ने। लोग तो अपनी जगह अपने शहर बुलाकर दूसरों की इंसल्ट करते हैं।
आपने तो हमारे ही शहर में बुलाकर हमारी इंसल्ट कर दी। स्वास्तिका थोड़ी देर खामोशी से प्रभाकरण और रिया के चेहरे को बारी बारी से देख रही थी। फिर खुद को काम करते हुए एक गहरी लंबी सांस लेकर कहने लगी, मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ मिस रिया। एक्चुअली मेरी पार्टनर अंजलि की तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से लेट हो गया। वी आर सॉरी फॉर दैट। स्वास्तिका का जवाब सुनते ही रिया का पारा और चढ़ गया। वो अपनी सीट से उठते हुए टेबल पर हाथ मारकर बोलती है, बंद कीजिए ये सब मिस स्वास्तिका। मेरे मैनेजर ने आपको सारी बात खुलकर बताई थी। हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त था, जिसमें से 2 दिन हमारे पहले ही खराब हो चुके हैं और हम आपको 2.5 करोड़ रुपया पहले ही एडवांस दे चुके हैं। अब आपको कैसे मैनेज करना है वो तो आप ही जाने। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप जिसके सामने खड़ी हैं वो इस शहर के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेस की मालकिन है। मैं अपना काम हर तरह से निकालना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। अब प्रभाकरण आपसे फोन पर बात कर लेगा। इतना कहकर रिया बेहद गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। प्रभाकरण भी अपनी दुम हिलाता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया। स्वास्तिका चुपचाप खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। इतनी इंसल्ट स्वास्तिका ने पहले कभी फेस नहीं की थी। इस समय उसे अंजलि पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो मुड़ी और तेज कदमों से चलकर सीधे अंजलि के रूम में दाखिल हो जाती है। रूम के अंदर घुसते ही स्वास्तिका अंजलि पर भड़क उठती है। ये क्या तरीका है अंजलि? ये काम करना ही नहीं था तो मुझे पहले ही बता देती। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो हम इस काम को छोड़ देते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। मगर तुम बार बार कहती रही कि तुम्हें करना है। सब ठीक है, तुम ठीक हो, तुम कर लोगी। एटलीस्ट तुम नीचे आकर उनसे मिल तो सकती थी ना। पता नहीं इसमें तुम्हारा क्या जा रहा था। तुम्हें पता है वो मेरी कितनी इंसल्ट करके गई है। इतना कहते ही स्वास्तिका अपना सर पकड़कर सोफे पर ही बैठ जाती है। अंजलि चुप खड़ी उसकी सारी बातें खामोशी से पी गई थी। स्वास्तिका एक बार फिर सर उठाकर अंजलि की तरफ घूरते हुए पूछती है, अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? अंजलि स्वास्तिका को इस उलझन में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन स्वास्तिका ने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अंजलि अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगती है, तुम जानना चाहती हो कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो सुनो स्वास्तिका, जिससे तुम अभी अभी मिलकर आई हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बहन रिया थी, जिसने मेरे बच्चे को मार डाला, मेरा घर बर्बाद कर दिया। और तुम पूछ रही थी ना कि वो आदमी कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति गौतम था। इतना ही नहीं, जो होटल हम डिजाइन करने वाले हैं वो किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं लोगों का है। अंजलि की बात सुनते ही स्वास्तिका की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उसके माथे पर उभरती शिकन और भी गहरी होती चली जाती है। अंजलि की आंखों में देखकर स्वास्तिका अपने शब्दों को संभालने की कोशिश करते हुए बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? अगर यही बात थी तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? इस पर अंजलि स्वास्तिका की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले मुझसे डिटेल में कोई बात की ही नहीं थी। मुझे इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे मैनेजर ने उनसे 2.5 करोड़ रुपए भी ले लिए हैं। मैं बिजनेस जानती हूँ, वो लोग हमको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। मैंने सोचा कि किसी तरह अवॉइड कर दूंगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अंजलि की बात खत्म होने के बाद स्वास्तिका उठकर अंजलि के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगी अंजलि, बट हमारे पास 5 दिन का समय है। इस काम को जल्दी से निपटा कर यहाँ से निकलते हैं यार। आई मेक श्योर ऑफ दैट कि रिया तुम्हारे सामने नहीं आएगी। तभी अंजलि अपने गुस्से को रोकते हुए कहने लगी, तुम अभी रिया को नहीं जानती कि वो क्या कर सकती है। स्वास्तिका तपाक से जवाब देते हुए बोलती है, कमाल है यार, तुम उस रिया से इतना क्यों डरती हो? ये सुनते ही अंजलि के चेहरे के भाव बदल गए। वो स्वास्तिका की आंखों में घूरते हुए बोलती है, मुझे अपने लिए रिया से कोई डर नहीं है। मुझे चिंता है तो सिर्फ अपने बेटे वंश की। रिया की वजह से मैं अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ। उसकी किलकारियां अभी भी मेरे कानों में गूंजती हैं। लेकिन अब मैं अपने वंश को नहीं खोना चाहती, इसीलिए अपने वंश के लिए डरती हूँ रिया से।
इतना कहते हुए अंजलि फूट फूट कर रोते रोते सोफे पर ही बैठ गई। स्वास्तिका उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको संभालने की कोशिश करती है। तभी अचानक स्वास्तिका का फोन बजने लगता है। उसने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा तो स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हो रहा था, प्रभाकरण। प्रभाकरण का नाम स्क्रीन पर देखते ही स्वास्तिका और अंजलि समझ गए थे कि रिया अब क्या चाल चलने वाली है। स्वास्तिका प्रभाकरण का फोन उठाकर अपने कान से लगाती है। फोन उठते ही प्रभाकरण मुस्कुराते हुए अपने चाटुकारिता वाले अंदाज में बोलता है, मैं समझता हूँ कि आप दोनों होटल के उस रूम में कुशल मंगल होंगी, लेकिन आपकी इस गलती ने मेरी नौकरी खतरे में डाल दी है। और मैडम, अब नौकरी बचाने के लिए मुझे वही करना पड़ेगा जो रिया मैडम चाहती है। वास्तिका कड़ी स्वर में पूछती है, बक बक मत करो, जल्दी बताओ क्या चाहती है तुम्हारी मैडम। इस बार प्रभाकरण अपने चिर परिचित अंदाज में बोलता है, कल सुबह 10:30 पर या तो आप आकर मीटिंग कर लीजिए, वरना मुझे मजबूरन लीगल नोटिस तैयार करवाने के लिए सुबह सुबह अपने वकील का दरवाजा खटखटाना होगा। रखता हूँ, वेरी गुड नाइट। वास्तिका फोन काटते ही अंजलि का हाथ पकड़कर उसे उठाकर कहने लगती है, चलो अंजलि, हम अभी यहाँ से वापस दिल्ली जा रहे हैं। अगर वो लीगल एक्शन लेना चाहती है तो वही सही, हम भी दिखाते हैं उसे कि हमारी पावर क्या है। कुछ ही पलों बाद अंजलि ने अपना बैग पैक कर लिया। होटल के रूम से निकलने के लिए दोनों ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर दोनों ही आश्चर्यचकित रह गई। उनकी आंखों के ठीक सामने अंजलि का बेटा वंश खड़ा मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वंश दौड़ता हुआ आता है और वो अंजलि को अपनी बाहों में भर लेता है। अंजलि और स्वास्तिका एक दूसरे का चेहरा देखते हुए रह जाती है। अंजलि शॉक्ड होकर पूछती है, वंश, तुम्हें मैं दिल्ली छोड़कर आई थी, घर पर कौन लाया तुम्हें और क्यों? वंश अचानक वहां क्या कर रहा है? अंजलि रिया की इस लीगल फाइट का सामना कैसे करेगी? ये 6 साल का बच्चा दिल्ली से जयपुर अकेले कैसे आ सकता है? या फिर ये यहाँ किसी के द्वारा लाया गया है? स्वास्तिका बड़े आश्चर्य से वंश को यहाँ देखते हुए बोली। वंश हंसते हंसते होटल के गद्दे पर जाकर सो गया। मस्ती करता हुआ कोई जवाब नहीं दे रहा है। अंजलि बहुत टेंशन में ऊंची आवाज में बोली, वंश, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप यहाँ कैसे आए? कौन लाया आपको यहाँ? अरे माँ, टेंशन क्यों लेती हो? आपका वंश बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। जयपुर से दिल्ली सिर्फ 310 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको लगता है यहाँ आना मुश्किल है? वंश ने बेड पर मस्ती करते करते बोला। वंश अगले ही पल बैठते हुए कहने लगा, फिर भी बताता हूँ कैसे आया। फोन से फ्लाइट टिकट बुक की, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, बैग पैक किया, कैब बुलवाई, एयरपोर्ट चेक इन किया, फ्लाइट में बैठा, फिर फ्लाइट से उतरा और फिर कैब बुक की। एड्रेस आपके होटल का डाला, नीचे रिसेप्शन पे होटल मैनेजर से लगेज रूम में भिजवाने को बोला। वो बस लाते ही होगा लगेज और बस ऐसे में आ गया। स्वास्तिका वंश की बातें सुनकर बहुत ज्यादा शॉक थी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये सिर्फ 6 साल का बच्चा है, इतना सब इसने खुद किया? वंश ने अपनी कोमल आवाज में बोला, और हाँ, जो केयर टेकर है परमानंद जी, उन्हें भी साथ लाया हूँ। परमानंद जी, अंदर आइए। तभी कमरे में अंदर एक हट्टा कट्टा आदमी एंटर करता है। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। परमानंद जी, आपके भरोसे छोड़कर आई थी मैं। आपसे किसने बोला था बच्चे को जयपुर लाने को? अंजलि गुस्से में लाल होते हुए बोली, नहीं नहीं, वो नहीं लाए, मैं लाया उन्हें। वो बेचारे तो बहुत रोक रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया, तब माने। वंश उनकी तरफ देखकर हंसते हुए बोला। अंजलि ये सब सुन रही थी, लेकिन उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैडम, हमने बहुत मना किया बाबा को, मान ही नहीं रहे थे। हम तो आपको फोन भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने चाकू उठा लिया, बोले मार लेंगे खुद को। हम फिर कुछ नहीं कर सके, बस ये जैसा जैसा बोले वो करते गए। फिर परमानंद जी बोले, माँ, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। आप तो जानती है ना, मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता हूँ। आज तो फिर भी 2 दिन हो गए। वंश इमोशनल होकर अपनी माँ को हक करने लगा। अपने बेटे को गले से लगाकर अंजलि का भी गुस्सा सारा शांत हो गया। लेकिन अब अंजलि की चिंता और भी बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद वंश खाना खाते ही सो गया।
अंजलि उसके सिरहाने बैठी ममता भरी नजरों से उसे देख रही थी। तभी स्वास्तिका वहां आकर बोली, घबराओ मत, वो ठीक है। मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। हम सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। आप जयपुर एक दिन भी नहीं रुकेंगे। अंजलि खोई हुई सी अभी भी सिर्फ वंश की तरफ देख रही थी। उधर सुबह उठते ही रिया ने प्रभाकरण को फोन करके बुला लिया था। प्रभाकरण आते ही रिया के इर्द गिर्द मंडराता हुआ तोते की तरह बोलता जा रहा था। मैडम, आपके कहने पर मैंने उन्हें वार्निंग तो दे दी थी। 10:30 का टाइम दिया है। अब आप देखना कि कैसे कुत्तों की तरह दौड़कर पूंछ हिलाते हुए आते हैं। रिया वाइन का सिप लेते हुए बोली, उस बेवकूफ स्वास्तिका और उसकी घमंडी इंटीरियर डिजाइनर को मेरे ऑफिस में मेरे लिए वेट करना चाहिए। उससे मुझे 1 घंटे वेट कराया, मैं उसे 4 घंटे वेट कराऊंगी। प्रभाकरण खिलखिलाते हुए बोला, जो हुक्म मैम। इतना कहकर प्रभाकरण पलटकर वहां से चला गया। रिया वाइन का ग्लास होठों से लगाकर एक ही सांस में बची हुई वाइन पी कटक जाती है। उसकी आंखों में बदले के सिवा और कुछ नहीं था। उधर सुबह अंजलि जैसे ही वंश को ब्रेकफास्ट के लिए उठाने लगी, उसके सर पर हाथ रखते ही वो घबरा गई। वंश का माथा बहुत तप रहा था। अंजलि ने जल्दी से स्वास्तिका को बुलाया और घबराते हुए बोली, स्वास्तिका, वंश को तो काफी तेज बुखार है। हमें इसे तुरंत अस्पताल लेकर चलना होगा। तुम जानती हो यहाँ बच्चों का बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है? स्वास्तिका ने अंजलि से पूछा। अंजलि ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो हॉस्पिटल रिया और गौतम के घर से बहुत नजदीक है और उन दोनों का साया भी जहाँ आता हो, मैं अपने बच्चे को वहां कभी नहीं लेकर जाऊंगी। अंजलि के चेहरे पर बहुत भयानक डर दिख रहा था और वो किसी सोच में डूबी हुई थी। उसका पूरा चेहरा दहशत से भरा हुआ था। स्वास्तिका अंजलि को मूव करते हुए बोली, कहाँ खो गई? चलो वंश को लेकर। दोनों वंश को सीक्रेटली पूरी तरह से कवर करके हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। कार में बैठे हुए वंश ने एसी चालू करने को कहा। अंजलि वंश को समझाते हुए बोली, वंश, तुम्हें फीवर आ रहा है, एसी ऑन नहीं होगा। वंश हंसते हुए कहने लगा, अरे माँ, फीवर आना बुरी बात नहीं होती। बच्चों को फीवर आता है तो बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ड्राइवर बड़ी ध्यान से सुन रहा था। वंश अंजलि को फीवर का प्रोसेस बताते हुए बोला, आपको पता है फीवर कैसे आता है? जब हम इतना सारा खाना पीना खाते हैं तब हमारे अंदर कोई छोटा सा वायरस चला जाता है। हमारी बॉडी के सेल्स उस वायरस से फाइट करते हैं और उस फाइट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दैट इज फीवर। जब फाइट खत्म होगी, फीवर भी खत्म हो जाएगा। ड्राइवर और स्वास्तिका सिर्फ 6 साल बच्चे की इतनी नॉलेज देखकर हैरान थी। ड्राइवर ड्राइविंग कर मुस्कुराते हुए बोला, इतने छोटे से बच्चे में इतना नॉलेज। वंश ड्राइवर की बात सुनते ही पल भर में उससे बात करते हुए उसे अपना अच्छा दोस्त बना लेता है। वंश की एक क्वालिटी थी कि वो दोस्त बहुत जल्दी बना लेता था। जिस हॉस्पिटल में अंजलि वंश को लेकर गई थी, वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आज छुट्टी पर था। मजबूरी में ना चाहते हुए भी अंजलि को वंश को उसी हॉस्पिटल में लेकर आना पड़ा जो गौतम और रिया के घर से बहुत नजदीक था। हॉस्पिटल के बाहर कैब रुकते ही अंजलि ने डरते हुए वंश को अच्छे से शॉल से कवर कर लिया और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी। और कुछ ही देर में वो लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चली गई। तभी रिया की गाड़ी ने हॉस्पिटल में एंटर किया। वो गाड़ी से उतरी और लिफ्ट जो जस्ट अभी ऊपर गई थी उसके सामने खड़े होकर वेट करने लगी। अंजलि ऊपर रिसेप्शन पर जाकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने लगी, जिसके लिए उसे 10 मिनट वेट करने को कहा गया। रिया लिफ्ट में एंटर होते ही 3rd फ्लोर प्रेस करती है और लिफ्ट ऊपर जाती है। हॉस्पिटल में एक वीआईपी वेटिंग रूम है जहाँ पर कुछ 15-20 लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। अंजलि भी इसी वेटिंग रूम में सबसे पीछे वाली रूम में बैठ जाती है। रिया रिसेप्शन पर अपने दांत की प्रॉब्लम बताकर डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेती है। उसे 10 मिनट वेट करने को कहा जाता है। वो भी उसी वेटिंग रूम में सबसे आगे वाली रूम में जाकर बैठ गई। एक लेडी अनाउंसर रूम में आती है और नेक्स्ट पेशेंट का नाम अनाउंस करती है। पेशेंट उठकर अपनी प्रॉब्लम रिलेटेड डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। अंजलि और रिया एक ही रूम में वेट कर रही थी। दोनों अनजान थी। अंजलि अपने बच्चे को रिया के साए से भी दूर रखना चाहती थी, लेकिन समय ऐसा आया कि वो भी नहीं जानती थी
कि रिया उसके इतने करीब बैठी है कि वो चाह कर भी अपने बच्चे को उससे छुपा नहीं पाएगी। स्वास्तिका का कंटिन्यू फोन बजता रहा था तो वो फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। तभी अनाउंसर ने वीआईपी रूम में आकर अनाउंस किया, रिया। ये नाम सुनते ही अंजलि की नजर वंश से हटकर ऊपर उठ गई। अंजलि झट से देखती है रिया कौन है। रिया खड़ी हुई और वो अंजलि की तरफ ही बढ़ने लगी। अंजलि की सांसें इस वक्त हलक में अटक गई थी। उसकी धड़कनें दहशत के मारे जोर जोर से धड़कने लगी। माथे से पसीना टपकने लगा। वो अपना सर नीचे कर अपनी शॉल में खुद का और वंश का चेहरा कवर कर लेती है। तभी वंश जो मोबाइल में गेम खेल रहा था उसके हाथ से फोन छूट गया और वो सीधा रिया के पैर में जाकर गिरा। रिया फोन उठाकर बोली, एक्सक्यूज मी, योर चाइल्ड ड्रॉप द फोन, प्लीज टेक इट। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुछ नहीं बोलती, वो बस वंश को और खुद को अनकवर नहीं होने देती। रिया मोबाइल हाथ में लेकर खड़ी थी, लेकिन तभी अनाउंसर फिर से कॉल करती है, रिया। और उसकी आवाज सुनते ही रिया मोबाइल को अंजलि के पास चेयर पर ही रखकर आगे बढ़कर डेंटिस्ट के केबिन में चली गई। कुछ ही देर में अनाउंसर आती है और कॉल करती है, मिस अंजलि। अंजलि सुनते ही आसपास पहले धीरे से देखती है कि रिया तो नहीं है। वो फौरन अपने बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के केबिन में लेकर चली जाती है। स्वास्तिका भी फोन पर बात कंप्लीट करके आ गई थी। आज रिया को इतना नजदीक पाकर अंजलि के अंदर का 6 साल पुराना दर्द, तकलीफ, उसकी दरिंदगी, सब कुछ अंजलि के अंदर ताजा हो चुका था। वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि डॉक्टर के सामने ठीक से अपने बेटे वंश का चेकअप भी नहीं करवा पाई। सारा चेकअप वंश ने खुद से करवाया और डॉक्टर इतने छोटे बच्चे का बिहेवियर और बातें देखकर इम्प्रेस हो चुका था। डॉक्टर भी वंश का दोस्त बन गया था। सारा ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टर बोला, देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अभी जो इंजेक्शन मैंने दिया है 3 दिन तक हर रोज लगाना होगा, वरना ये फूड पॉइजनिंग में बदल सकता है। स्वास्तिका बोली, लेकिन डॉक्टर, हम 3 दिन यहाँ नहीं रुकेंगे, काम के सिलसिले में आए थे बस। डॉक्टर बात को काटते हुए बोला, जो ट्रीटमेंट, जो इंजेक्शन मैं दे रहा हूँ, ये किसी और डॉक्टर के पास नहीं मिलेंगे। आगे आप देख लीजिए, बच्चे की हेल्थ आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका वर्क। अंजलि और स्वास्तिका शॉकिंगली दोनों एक दूसरे को देखती रह गई, क्योंकि अंजलि तो अब एक पल भी जयपुर में नहीं रुकना चाहती थी। सारी दवाई ट्रीटमेंट लेने के बाद अंजलि जल्दी से भागते हुए वंश को गोदी में उठाकर हॉस्पिटल से निकल गई। स्वास्तिका को समझ नहीं आ रहा है अंजलि अचानक से इतनी ज्यादा पैनिक क्यों हो रही है। फौरन कैब लेते हैं और निकल जाते हैं, अंजलि ने स्वास्तिका से कहा। होटल पहुंचने पर स्वास्तिका उसे बताती है कि सुबह से प्रभाकरण बार बार उसे कॉल कर रहा है। इस पर अंजलि कुछ सोचते हुए स्वास्तिका से बोली, देखो, डॉक्टर ने वंश को 1 हफ्ते का रेस्ट बताया है। ऐसी हालत में इसे ट्रैवल नहीं करा सकती और डॉक्टर के इंजेक्शंस, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। हमें कम से कम 3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। हमें उनसे मिलना ही होगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताती हूँ कब। स्वास्तिका प्रभाकरण को फोन करती है और उसे बताती है कि वो किसी वजह से आज भी नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए वो कल का टाइम फिक्स कर लेती है। प्रभाकरण जब ये बात रिया को बताता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन उसने मन ही मन अंजलि को सबक सिखाने का सोच लिया था। वो मुस्कुराते हुए प्रभाकरण से कहती है, कोई बात नहीं, अब डील नहीं, मेरा बदला मायने रखता है। बचकर कहाँ जाएगी, 1 दिन और सही। शाम तक वंश की हालत में काफी सुधार आ गया था, क्योंकि उसे खाने के लिए पूरे दिन सिर्फ दलिया ही दिया गया था। इसलिए वो रात में बाहर जाने की जिद करने लगा। अंजलि के बार बार मना करने पर भी वो रोते हुए बोला, मैं आपकी बात मान गया ना, पूरा दिन तो ओट्स खाया मैंने, बस अब 1 बर्गर विदाउट चिली, मम्मा प्लीज। आखिरकार वंश की जिद के सामने अंजलि को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। स्वास्तिका सो रही थी, इसलिए अंजलि अकेले ही उसे कार में बिठाकर पास के ही एक मॉल में ले जाती है। अंजलि वंश को बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो उसके लिए बर्गर पैक कराती है और उसे लेकर सीधे पार्किंग लॉट में अपने कार के पास जाती है। वंश को कार में बिठाकर जैसे ही वो घूमते हुए ड्राइवर साइड पहुंचकर कार का दरवाजा खोलती है, अचानक उसकी नजर सामने से आते हुए गौतम पर पड़ती है।
गौतम चेहरे पर एक स्माइल लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो ये देखकर बहुत खुश था कि आज अंजलि अकेली थी। उसे रोकने वाला आज कोई नहीं है।